गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर हम अपना लेक्चर नंबर 24 मोनोपोली स्टार्ट कर रहे हैं। और मोनोपोली जैसे कि आपको बताया था मैंने कि जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं वहाँ पे दो कंपटीशन मार्केट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो जो मोनोपोली होता है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। तो अगर हम मोनोपोली को अगर इंडिविजुअली समझे तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, मोनो प्लस पॉली। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मीन्स होता है सेलर, सिंगल सेलर। जहाँ पे सिर्फ बेचने वाला एक ही इंसान हो, एक ही सेलर हो, उस मार्केट को हम कहते हैं मोनोपोली मार्केट। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोनोपोली मार्केट क्या है। मोनोपोली इज दैट टाइप ऑफ मार्केट वेयर देर इज अ सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मोनोपोली एक वो तरीके का मार्केट है जहाँ पे एक सिंगल सेलर है, मीन्स एक ही बेचने वाला है, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स उस सेलर्स के प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे हम कहते हैं कि जो मोनोपोली होता है वहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है जो पूरी इकोनॉमी के अंदर अपने प्रोडक्ट्स या जो भी सर्विसेज है उनको अवेलेबल कराता है। तो देयर इज ए एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट टू द प्रोडक्ट्स। तो अगर हम देखें कि जहाँ पे एक ही सिंगल सेलर है वहाँ पे हमें जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स है उनकी एब्सेंस होगी, क्योंकि वहाँ पे एक ही बेचने वाला है। तो हमें अगर वो प्रोडक्ट चाहिए तो सिर्फ उसी इंसान से ख़रीदना होगा जो उस मार्केट का पार्ट है। तो अगर हम मोनोपोली मार्केट के एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है इंडिया के अंदर इंडियन रेलवे। कि आपने देखा होगा कि जो इंडियन रेलवे है वो पूरी इंडियन इकोनॉमी के अंदर रेल सर्विस हमें देती है। तो कभी भी अगर हमें रेल सर्विसेज लेनी है तो हमें इंडियन रेलवे के पास ही जाना होगा। अपनी जो टिकट्स हैं, रेलवे टिकट्स हैं, उसको IRCTC पे ही बुक करानी होगी अगर हमें ऑल इंडिया कहीं भी रेल सर्विस की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही आप देखेंगे इसरो, ISRO, इसरो का मतलब क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर कोई भी स्पेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिर्फ इसरो करता है। तो इसरो क्या है, एक मोनोपोली है, और वो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च होती हैं, उनको वो पूरा करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मोनोपोली के फीचर्स की तो सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है इसका, सिंगल सेलर। कि देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट, इट मे बी ड्यू टू सम नेचुरल कंडीशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट और मे बी ड्यू टू सम लीगल रेस्ट्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट, सोल डीलरशिप, स्टेट मोनोपोली एटसेट्रा। अगर हम बात करें सिंगल सेलर की तो जो पहला फीचर है हमारे मोनोपोली मार्केट का, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट का एक ही प्रोड्यूसर होता है जो कि बहुत सारे नेचुरल कंडीशन से प्रिवेलिंग करता है इस मार्केट के अंदर। और यहाँ पे बहुत तरीके के लीगल रेस्ट्रिक्शन होते हैं, किस फॉर्म में, पेटेंट्स की फॉर्म में, कॉपीराइट की फॉर्म में, सोल डीलरशिप की फॉर्म में, या स्टेट मोनोपोली की फॉर्म में। तो सिंस देयर इज ओनली वन सेलर, एनी चेंज इन सप्लाई प्लान्स ऑफ दैट सेलर कैन हैव सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ओवर द मार्केट प्राइजेस। तो हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे एक सिंगल है तो वो किसी भी तरीके से अपने सप्लाई प्लान्स को चेंज कर सकता है, जो कि एक सेलर होता है। और वो सब्सटेंशियल क्या कर सकता है, अपनी मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि वही डिसाइड कर रहा है कि किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए। तो हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। और मोनोपोलिस्ट की अगर हम बात करते हैं, मोनोपोली मार्केट की बात करते हैं, तो मोनोपोली के अंदर जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं, क्योंकि वो सिंगल सेलर होते हैं पूरी इकोनॉमी में। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। द कमोडिटी सोल्ड बाय द मोनोपोलिस्ट हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल फॉर इट। कि अगर हम देखें कि मोनोपोली मार्केट के अंदर एक सिंगल सेलर है, तो जो कमोडिटी है वो मोनोपोलिस्ट सेल कर रहा है, तो उसके पास किसी भी तरीके का कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। देयरफॉर इफ a consumer does not want the commodity at a particular price, he is likely to get available closely similar to what he is giving up. For example, there are the chapters you have studied that are availability of the substitute goods impact. कि अगर हम देखें तो जो कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की मांग कर रहा है या कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, और अगर वो किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो कमोडिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्लोजली सिमिलर प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। तो अगर हम एग्जांपल से समझें तो यहाँ पे अगर हम कह सकें तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो आपको उसी प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा जो कि उस सेलर के पास अवेलेबल है। तीसरा पॉइंट क्या है, बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स।
There are the barriers to the entry into industry for the new firms. It may be due to the following reasons. कि अगर हम बात करें तो जो मोनोपोली मार्केट है उसके अंदर बहुत सारे बैरियर्स होते हैं किसी भी नई फर्म के एंट्री होने के लिए। तो अगर कोई भी फर्म इस मार्केट में आना चाहती है तो उसके पास बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, और जो बैरियर्स हैं वो कुछ फॉलोइंग रीजन से होते हैं। पहला क्या है कि ऑनरशिप ऑफ स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल और एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन, कि जो ऑनरशिप होती है इस मार्केट के अंदर तो उसके पास स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल होना चाहिए, मीन्स उसके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि उसके पास रॉ मटेरियल कहाँ से वो लेगा। उसके पास प्रोडक्शन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से प्रोडक्शन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि पेटेंट राइट होने चाहिए, उसके पास गवर्नमेंट लाइसेंस होना चाहिए, और फोर्थ क्या है, नेचुरल मोनोपोलीज होनी चाहिए। द implication ऑफ द barriers टू द entry is that in the short run monopolist may earn supernormal profit or losses। अगर हम implications देखें कि जो भी बैरियर्स है किसी नई फर्म के एंट्री में, तो शॉर्ट रन के अंदर हम कहते हैं कि जो मोनोपोलिस्ट है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस को अर्न करता है। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिट व्हेन द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट बायर्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वहाँ एग्जिट होता है जहाँ पे हम सेम प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं डिफरेंट प्राइजेस पे और डिफरेंट बायर्स को, कि हम जो प्रोडक्ट है वो सेम प्रोडक्ट है हमारे, लेकिन जब हम उनको सोल्ड करेंगे तो डिफरेंट प्राइजेस पे करेंगे डिफरेंट बायर्स के लिए। तो ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो जो मोनोपोलिस्ट है वो ये प्रैक्टिस करता है कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उससे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन दिल्ली आर डिफरेंट फॉर डोमेस्टिक यूजर्स एंड कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स। कि अगर हम एग्जांपल से देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिल्ली में लिए जाते हैं या दिल्ली के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो हर जगह डिफरेंट है। अगर कोई डोमेस्टिक यूज़र है तो उसकी जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो अलग होंगे, कॉमर्शियल जो यूजर्स हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अलग होंगे, और जो इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अलग होंगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, कि बीइंग द सिंगल सेलर मोनोपोलिस्ट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ हायर प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। क्या हम ये देखते हैं कि जो मोनोपोली है वहाँ पे एक सिंगल सेलर है, तो जो मोनोपोलिस्ट है वो इंजॉय करता है उन बेनिफिट्स को जहाँ पे लॉन्ग रन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। सिक्स पॉइंट है हमारा लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस, कि एज दे आर द सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लोज सब्सटीट्यूट द चॉइस ऑफ कंज्यूमर इज लिमिटेड। कि अगर हम कहते हैं कि जो मोनोपोली मार्केट है वहाँ पे सिंगल प्रोड्यूसर है, बेचने वाला एक ही है, बनाने वाला एक ही इंसान है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उनकी हमें एब्सेंस होती है, और जो चॉइसेस है कंज्यूमर्स की वो भी लिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस इन एक्सेस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मोनोपोलिस्ट फिक्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी पर यूनिट हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट एज दे हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिटर्मिनेशन। कि जो मोनोपोलिस्ट है वो फिक्स करता है जो भी कमोडिटी की प्राइस होती हैं उनको पर यूनिट के बेसिस पे, तो वो हायर होती है जो भी कॉस्ट उनकी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगी है या कोई भी एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने में लगी है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो प्राइस डिटर्मिनेशन है उस पर पूरा कंट्रोल किसी एक सिंगल प्रोड्यूसर का होता है। उसके बाद हम देखते हैं एआर और एमआर कर्व मोनोपोली मार्केट में क्या होते हैं। मींस एआर तो हमारी डिमांड कर्व हो गया है ना, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, तो हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि जो एआर और एमआर अगर देखें तो वो कांस्टेंट होती है, इक्वल होती है, और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। तो एआर जो कि डिमांड कर्व है वो स्लोप्स होता है डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट एंड लेस इलास्टिक देन दैट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कि अगर हम ए आर कर्व की बात करें तो जो ए आर डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, और वो लेस इलास्टिक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो इट मीन्स दैट टू इंक्रीज डिमांड ही हैज़ टू रिड्यूस द प्राइस, कि अगर उनको अपनी डिमांड को इंक्रीज करना हो तो वो अपनी प्राइजेस को रिड्यूस करती है। तो गिवन द डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट द मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज हिज सेल्स बाय लोअरिंग द प्राइस। तो अगर हमें किसी प्रोडक्ट की डिमांड को देखना है या हमारे पास किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, तो जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या करेगा, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अपनी प्राइजेस को कम कर देगा। तो द मार्जिनल रेवेन्यू आल्सो फॉल्स बट द रेट ऑफ फॉल इन द मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एवरेज रेवेन्यू। तो अगर हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अपनी प्राइजेस को कम कर देते हैं तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है हमारा, है ना, वो कम होता है
लेकिन जो रेट है हमारे मार्जिनल रेवेन्यू के कम होने की वो हमारे एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ओ एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे आउटपुट रख रखे हैं, ओ वाई एक्सिस पे रेवेन्यू है, और आप ये देख रहे हैं कि जो ए आर और एम आर हम देखेंगे तो वो डाउनवर्ड की तरफ है, मीन्स लेफ्ट टू राइट है। तो जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो अगर हम देखें एक शेड्यूल से तो क्यू क्या है, हमारी क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7। एवरेज रेवेन्यू क्या है, हमारी प्राइस है। तो वो प्राइजेस हमने लिख रखी हैं, वो 20 है, 18, 16, 14, 12, 10 और 8। टी आर क्या है हमारा, टोटल रेवेन्यू 20, 36, 48, 56, 60, 60, 56। ये टी आर हमारा कहाँ से आया, जब हमने ए आर को क्यू से मल्टीप्लाई किया, ए आर को क्यू से। तो 20 इंटू 1 इक्वल्स टू 20, 18 इंटू 2 इक्वल्स टू 36, 16 इंटू 3 48, 14 इंटू 4 56, 12 इंटू 5 60, 10 इंटू 6 60 एंड 7 8 जा 56। ऐसे ही हम अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालें तो फर्स्ट क्वांटिटी के अंदर जो टोटल रेवेन्यू हमारा वो 20 का है, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारी 20 होगी। जैसे हमने एक क्वांटिटी इंक्रीज़ की तो मेरा टोटल रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हुआ, 20 से 36 हुआ तो कितने का इंक्रीज हुआ, 16 का हुआ। 2 से 3 क्वांटिटी होने पे जो मेरा टोटल रेवेन्यू हो 36 से 48 हुआ तो कितने का चेंजेस हुआ, 12 का चेंजेस हुआ, तो मार्जिनल रेवेन्यू मेरी 12 है। 3 से चौथी क्वांटिटी के लिए जो मेरा टोटल रेवेन्यू है वो 48 से 56 हुआ, तो जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू वो 8 है। ऐसे ही आप मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो 50 से 60 के बीच में जितना डिफरेंस आ रहा है 4 का आ रहा है, 60 से 60 कोई चेंजेस नहीं आ रहा तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 है। और 60 से 56 हो रहा है, मतलब 6 से 7 क्वांटिटी पे जो हमारा टोटल रेवेन्यू वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू है हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ए मोनोपोलिस्ट आइदर डिसाइड प्राइस और आउटपुट, ही कैन नॉट डिसाइड बोथ एट अ टाइम। तो जो मोनोपोलिस्ट है वो जब भी डिसीजन लेगा प्राइस और आउटपुट के रिगार्डिंग, तो वो दोनों जो डिसीजंस है प्राइस और आउटपुट को लेके वो एक ही समय पे नहीं ले सकता। तो जो हमारा मोनोपोली जो मार्केट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन का जो पहला मार्केट था मोनोपोली मार्केट, उसको हमने समझा। और हमने क्या समझा कि मोनोपोली क्या है, एक वो मार्केट है जहाँ पे एक सिंगल सेलर है, सिंगल प्रोड्यूसर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। और यहाँ पे किसी भी नई फर्म के एंट्री और एग्जिट होने में बैरियर्स होते हैं, और यहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूट की कमी होती है। और जो हमारा एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू है, तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारे एवरेज रेवेन्यू से ग्रेटर होता है। और जो भी डिसीजंस हम प्राइस और आउटपुट के रिगार्डिंग लेते हैं वो सेम टाइम पे हम नहीं ले सकते, एक साथ उन दोनों के रिगार्डिंग डिसीजंस नहीं ले सकते। और यहाँ पे अगर हमको अपनी फर्म के अंदर अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज़ करना है तो हमें अपनी प्राइजेस को कम करना होता है, जिससे सेल्स हमारी इंक्रीज हो सके, हम उस प्रॉफिट को ले सकें जो कि हम अपने प्रोडक्ट से लेना चाहते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।